हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 3 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गए घटना चक्र के और आज हम 4th टेस्ट सीरीज़ कराने वाले हैं। और 3 टेस्ट सीरीज जो घटना चक्र की 3rd टेस्ट सीरीज़ थी विथ हिंदी की कंप्लीट हो चुकी है। और आज चलते हैं 4th टेस्ट सीरीज़ पे। फर्स्ट पार्ट रहेगा जीएस का, जीएस में 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट रहेगा जीएस का जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लास्ट में हम हिंदी करा देंगे। तो 4 टेस्ट सीरीज़ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 5th टेस्ट सीरीज़ पे चलेंगे और 5 टेस्ट सीरीज जो घटना चक्र की दी हुई हैं कंप्लीट हो जाएंगी और इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। 4 टेस्ट सीरीज है और आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये है। पढ़ लेते हैं, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेटलैंड शहर मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में इंदौर और उदयपुर को 24 जनवरी 2025 को मान्यता मिली। सेकेंड स्टेटमेंट है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत के पहला स्टेटमेंट था कि भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में इंदौर उदयपुर को 24 जनवरी 2025 को मान्यता मिली। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो वेटलैंड हुए हैं वो कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में है। दो वेटलैंड अभी न्यू वेटलैंड है जो राजस्थान में हुई हैं, जो उदयपुर है में यानी कि राजस्थान में है। ठीक है, उनके नाम भी हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। और सेकंड है कि जो दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई, ये गलत है। ठीक है, कब हुई थी कि ये वेटलैंड की शुरुआत हुई थी 2015 में, ना कि 17 में। ठीक है, इसमें दिया है कि 2017 में हुई है, तो ये कब हुई है बच्चे, 2015 में हुई है, ना कि 2017 में। तो इसी तरह से ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ओनली 1 स्टेटमेंट सही होने के कारण आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का क्या हो गया, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट महत्वपूर्ण दिवस है और सूची सेकंड में दिनांक से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, एक तरफ इम्पोर्टेंट डेट्स है और उसकी तरफ उसके डेट्स दी है यानी तारीख दी गई, दिवस दिए गए हैं। आपको उनको सुमेलित करना है, उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सुमेलित हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। ए का 4 हो गया। ठीक है, ए का क्या हो गया बच्चे, ए का 4 हो गया। ठीक है, बी का स्वतंत्रता दिवस, ये भी बताने वाली बात है क्या, ये 15 अगस्त यानी कि बी का फर्स्ट हो गया। और सी का विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ये भी सभी को पता होगा मोस्टली। क्या है, सी का सेकंड हो गया। और डी का गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। डी का क्या हो गया, 3rd हो गया। तो 4 1 2 3 देखते हैं किसमें है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ बताने का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में सम्मानित हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्टार लगा देते हैं कि कौन सा जिला समुद्री जिला के रूप में सम्मानित हुआ है। ऑप्शन ए मलप्पुरम, ठीक है, ऑप्शन ए है मलप्पुरम, ऑप्शन बी है कोल्लम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी मुद्रा। बताइए कौन सा जिला है जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में भी सम्मानित किया गया है। 3rd का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा है, कोल्लम। ठीक है, कौन सा है, कोल्लम। कोल्लम जिला कहाँ पे है, केरल में है, केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोल्लम जिला कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, यह पहला ऐसा समुद्री जिला हो गया जिसे सबसे समुद्री जिला के रूप में सम्मानित किया गया है, केरल का कोल्लम जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से कराएंगे क्योंकि मैं बहुत टाइम हो जाता है और आप लोगों को और भी चीज़ रिवाइज करनी होती है और भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार निहोन हिंडाल्को को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए उनके प्रयासों और हिबाकुशा की गवाही के लिए दिया गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, निहोन हिंडाल्को की स्थापना वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के तुरंत बाद हुई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कूट आपका है, ऑप्शन ए है ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन बी है केवल 2,
और ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा? शांति पुरस्कार की बात है, पीस प्राइज के बारे में कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है, पीस का जो नोबेल किसे मिला है ये पूछा गया है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यह पुरस्कार निहोन हिंडाल्को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए प्रयासों को हिबाकुशा की गवाही के लिए दिया गया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट निहोन हिंडाल्को की स्थापना 1945 में बता रहा है, जो कि गलत है कि 1945 में नहीं है, बल्कि क्या कब हुई थी? 1956 में हुई थी, ठीक है, ये डेट मिसमैच है, इसलिए यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट 1956 में हुई थी, ठीक है, डेट मिसमैच है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कब हुई थी? 1956 में हुई थी बच्चे, ठीक है, 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के तुरंत बाद की गई थी 1956 में। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें 1945 हुआ था। और फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली वन स्टेटमेंट सही होने से आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक, ऑप्शन सी। और उसमें सही भी बताना था, क्योंकि ये भी देखना है आपको कि कहीं ये तो नहीं पूछा कि कौन सा गलत है, ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रोजित बिहारी मुखर्जी की पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट का मुख्य विषय क्या है, ठीक है, आपको बताना, एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड अपने उस पर पेज पर। प्रोजित बिहारी मुखर्जी की पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स का मुख्य विषय क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अब उसके कोड पे चल लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट बच्चे, कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर क्वेश्चन था, हाँ, ठीक है, ये हो गया। भारत में क्या था? ऑप्शन ए, भारत में आयुर्वेद का इतिहास, ऑप्शन बी, औपनिवेशिक भारत में नस्ल विज्ञान, ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, और ऑप्शन डी, परमाणु हथियारों का इतिहास। क्या था? ब्राउन क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे? 1 मिनट अभी दिखा देते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर था प्रोजित बिहारी मुखर्जी की पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स का मुख्य विषय क्या था, ठीक है। मुख्य विषय क्या था? औपनिवेशिक भारत में नस्ल विज्ञान, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में नस्ल विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में नस्ल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके सामने। ISFR 2023 के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा तुरंत हम इसे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यही हम अधिकांश गलत करते हैं, ठीक है। क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं अच्छा, आपको 2023 की जो रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट सर्वे आई है, वो अच्छी तरह से रिवीजन करके जाना है कि उससे क्वेश्चन जरूर आना है, एक ना एक तो क्वेश्चन से बनेगा ही, ठीक है। तो क्या है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट? ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33.33% है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण में 323.30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना आपको। सही उत्तर क्या हो गया? कूट है ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी केवल 1 और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। बताइए क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आपको बताना है, फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन है ये, ISFR 2023 के से ये क्वेश्चन लिया गया है। बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 33.33% है, ये बताया गया है, ठीक है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि कितना होगा, कितना है ये है 25.17%, 25.17% इसका है वनावरण का, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, और राष्ट्रीय जो वन नीति है
1988 का लक्ष्य रखा गया था। कितना फॉरेस्ट सर्वे हमको कवर करना है? 33.33% ये वृक्षावरण हमें कवर करना है। 1988 फॉरेस्ट सर्वे का ये हमारा लक्ष्य था, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1988 में, उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि हमें 33.33% का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य हमें कवर करना है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में कहा था ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण में 327.30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें वृद्धि बता रहे हैं, बल्कि वृद्धि नहीं हुई बच्चे, कमी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, ISFR 2001 की तुलना में ये बता रहे हैं, वर्ग की वृद्धि नहीं होके क्या हुई है? कमी हुई है, ना कि वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ना तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें डेटा गलत दे रखे हैं। एक मिनट बच्चे, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 6 का क्या हो जाएगा? इसमें ये पूछा था नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। आप ये पढ़ लेना, नहीं तो आप तो बी लगा के आ जाएंगे, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि क्या पूछा था? कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक बार फॉरेस्ट सर्वे अच्छी तरह से पढ़ लेना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है, भार्गव शास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण जनवरी 2025 में गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज में किया गया है। कारण आर है, यह प्रणाली DRDO द्वारा विकसित की गई है और इसका नाम महाभारत के एक दिव्य शास्त्र से प्रेरित है, भार्गव शास्त्र। ठीक है, नीचे देखिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट ए है, कूट ऑप्शन ए है, ए सत्य किंतु आर असत्य है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है, ए असत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन डी है, ए आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये DRDO ने विकसित नहीं किया है। किसने विकसित किया है? ठीक है, इसे विकसित किया है EEL ने। ठीक है, अभी बताएंगे। इसे विकसित किया है EEL ने। ठीक है, किसने किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसे क्या किया है? विकसित किया है, ना कि DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो आर है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ए सत्य किंतु आर असत्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये EEL क्या है? ये सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी है। ठीक है, ये कौन सी है? ये सोलर अलायंस है ना, इनकी सोलर ग्रुप की ये सहायक कंपनी है। ठीक है, याद रखना, सोलर अलायंस की। ठीक है, ये क्या है? सहायक कंपनी है EEL। ठीक है, क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, इससे विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, जल्दी से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। रातापानी बाघ अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कोई भी अभ्यारण्य होता है उसका कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो कोर क्षेत्र होता है ये बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, प्रोहिबिटेड होता है कि यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, यानी कि ना तो लकड़ी के लिए ना कोई रिसर्च के लिए जा सकता है। एक बफर जोन होता है, वहाँ पे आप लकड़ी काटने के लिए या फिर कोई रिसर्च के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोर एरिया प्रोहिबिटेड होता है क्योंकि उसमें अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा गया है कि एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया, आपने इसका पढ़ा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में। ठीक है, जहाँ आप जा सकते हैं, तो इसमें ये प्रतिबंधित होता है कोर एरिया। ठीक है, इसमें यही पूछा गया रातापानी बाघ अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र किन जिलों में स्थित है। ठीक है, किन जिलों में स्थित है ये पूछा गया है। फर्स्ट एक है भोपाल और रायसेन, ऑप्शन ए है भोपाल और रायसेन। ऑप्शन बी है रायसेन और सीहोर। ऑप्शन सी है सीहोर और भोपाल। और ऑप्शन डी है रायसेन और विदिशा। आपको बताना कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्या हो जाएगा? रायसेन और सीहोर। ठीक है, रायसेन जिला कहाँ पे है?
फिर रातापानी बाघ अभयारण्य का कोड क्षेत्र कहाँ पे है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो एरिया होता है ये मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में है। ठीक है, ये रायसेन और सीहोर कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है सीहोर जिला और रायसेन, तो ये तो पता ही होगा। रायसेन तो काफ़ी चर्चित भी रहता है। अगर इसकी बफर क्षेत्र की बात की जाए कि अगर बफर क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उसका बफर क्षेत्र रायसेन, सीहोर, भोपाल में होगा। ठीक है, रायसेन, सीहोर और यहाँ पे हम कर लेते हैं भोपाल में भी होगा इसका बफर जोन। ठीक है, बफर जो क्षेत्र होता है ये होगा उसका रायसेन, सीहोर और भोपाल में, और कोर एरिया रायसेन और सीहोर में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। गूगल द्वारा विकसित, क्वेश्चन नंबर 9 है, गूगल द्वारा विकसित विलो क्वांटम चिप से संबंधित निम्नलिखित अवकथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विलो चिप एक अत्यंत सूक्ष्म आकार की क्वांटम चिप है जो जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। और सेकंड स्टेटमेंट है, यह चिप उन कार्यों को 5 मिनट में हल कर सकती है जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को 10 सेप्टिलियन वर्ष लग सकते हैं। ठीक, उपयुक्त अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं अपने कोड पर, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं कोड पर क्योंकि नेक्स्ट पेज में है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। क्या होगा? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। क्या हो जाएगा? 9 का सी होगा। ठीक है, चिपका था सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। एक बार इसको आप रिवर्स करके भी देख लेंगे। ठीक है, बार बार रिवर्स करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 यानी 10। भारत की तटरेखा की पुनर्गणना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी पुनर्गणना हुई है भारत की तटरेखा की, तो कुछ लंबाई उसकी बढ़ी हुई है, उसके बारे में आपको जरूर देखना है क्योंकि ज्योग्राफी में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत की तटरेखा में 53 वर्षों में 49.6% की वृद्धि हुई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, 1970 में भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर थी जो 2023-24 में बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, थर्ड है, पुनर्गणना गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के मार्गदर्शन में की गई है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। कोड है आपका ए और 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 2 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या भारत की तटरेखा 53 वर्षों में क्या हुई? इसमें बताया है 49.6% की वृद्धि हुई है। ये गलत इसमें दिया गया है डेटा कि भारत की तटरेखा की 53 वर्षों में 47.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जरा सा माइनर ही बारीकी से आपको पढ़ना होगा। 47.6% की वृद्धि हुई है, ना कि 49% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट में था 1970 में भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर थी, ये तो सबको पता है, जो बढ़कर कितनी हो गई है 2023-2024 में 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है, पुनर्गणना गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के मार्गदर्शन में की गई है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका एक गलत होने से आपके 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। देखते हैं 2-3 किस में है। ठीक है, तो 2-3 हो जाएंगे डी में। ठीक है, 2-3 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जरूर है, इसमें हम स्टार लगा देंगे, इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, स्टार लगाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार है बच्चे। ठीक है, इसको क्रॉसिंग ना समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रूज भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? आपको ये बताना है कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, ये को आपको बताना है कौन से कथन गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके तहत नए क्रूज
पोस्ट का निर्माण और मौजूदा पोस्ट का उन्नयन होगा। और सेकंड स्टेटमेंट है, यह मिशन पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फर्स्ट है 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 2 केवल, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, अच्छा, इसके तहत नए क्रूज पोर्ट्स और निर्माण और मौजूदा पोर्ट्स का उन्नयन होगा, ये सही है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है, यह मिशन पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, यह गलत है। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं किया जाता। यह किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जहाज रानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय। कौन से? एक मिनट, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जहाज रानी, बंदरगाह, ठीक है, किसके द्वारा? जहाज रानी, बंदरगाह और जल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा? जलमार्ग। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय यहाँ क्या करेगा? जलमार्ग मंत्रालय। ठीक, इसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये वाला तो सही था, लेकिन इस कारण ये गलत हो जाता है कि उसमें पर्यटन मंत्रालय दिया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने से। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? गलत है। अच्छा, गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहा 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। सेकंड स्टेटमेंट है, यह संग्रहालय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया। और थर्ड स्टेटमेंट है, संग्रहालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का AI स्वरूप भी होगा। और फोर्थ है, संविधान दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल आपको बताना, ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है, बी है केवल 2, 3 और 4 सही है, सी में सभी कथन सही है, और डी में केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही है। यह संग्रहालय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया। ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन देना होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस हमें समझना होता है वो सही है या गलत है। थर्ड है, संग्रहालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर AI स्वरूप भी होगा। ये भी सही है। और संविधान दिवस नेशनल लॉ डे आपको पता होगा 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये भी सही है। आपको बताना था कि कथन कौन से सत्य हैं, तो इसमें सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13, बायो राइड योजना निम्नलिखित में से किस पहल के अनुरूप है? ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ, ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। 13 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? किसके अनुरूप है? ये है ऑप्शन बी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट इन लाइफ। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग यानी कि बायो राइड योजना इसके पहल के अनुरूप चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन बेस है, आपको समझना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 है, न्याय की देवी जस्टिस लेडी की नई प्रतिमा में पारंपरिक प्रतीकों को बदलाव भारतीय न्याय प्रणाली की नई दृष्टि को व्यक्त करता है। अरे पेन लेना ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस नई दृष्टि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं? फर्स्ट है, न्याय केवल निष्पक्ष
अंधा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है न्याय केवल निष्पक्ष और अंधा नहीं बल्कि जागरूक और विवेकशील भी है। अच्छा, पहले की जो न्यायमूर्ति होती थी, जो जस्ट एक लेडी होती थी, ठीक है, वो क्या था, विदेशी शासन का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि वो एक गाउन पहने नजर आती थी। अब जो नई लेडी है वो एक साड़ी में दिखाई गई है, जो भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अब उनके आंख पर पट्टी नहीं बंधी हुई है, ये भी निकाल दिया गया है, लेकिन तराजू अभी भी उनके हाथ में है। ठीक है, तो यही इसी से आपने ये पढ़ा होगा, काफ़ी विस्तार से घटना चक्र में दिया भी गया है, अभी उसमें हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अभी बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे वो हम करा देंगे, पूरा नहीं कराएंगे। ठीक है, पूरा कराने से कोई फायदा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही कराना है। ठीक है, फर्स्ट है न्याय केवल निष्पक्ष और अंधा नहीं बल्कि जागरूक और विवेकशील भी है। सेकंड है भारतीय न्याय प्रणाली सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संविधान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। नीचे देखिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट है आपका ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, न्याय केवल निष्पक्ष और अंधा नहीं बल्कि जागरूक और विवेकशील है, ये बताया गया है। ठीक है, क्योंकि पहले बोलते थे ना कि कानून अंधा है, लेकिन अब कानून अंधा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसकी पट्टी हट गई है, अब कानून देख रहा है। ठीक है, और समझ भी रहा है। सेकंड है क्वेश्चन भारतीय न्याय प्रणाली सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संविधान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, ये भी सही है, क्योंकि अब जो पहले गाउन पहने हुई थी जो लेडी न्यायमूर्ति के रूप में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थी, अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो क्या है, साड़ी में उनमें दिखाया गया है। साड़ी का मतलब है कि भारतीय कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही होने के कारण आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, इसको हम विस्तार से भी पढ़ा देंगे आपको। अभी घटना चक्र की करा रहे थे, लेकिन हमने कहा ऐसा कि पहले कंप्लीट हो जाए अपने टेस्ट, उसके बाद हम फिर इसको करा देंगे टेस्ट। बस अब एक और टेस्ट है, आज 4th टेस्ट सीरीज है, इसकी भी हम कल कंप्लीट करा देंगे। दोनों हिंदी भी करा देंगे, मॉर्निंग में इसका सेकंड पार्ट करा देंगे और इवनिंग में हिंदी का पार्ट करा देंगे, और परसों फिर 5th जो रहेगा टेस्ट वो करा देंगे। उसके बाद हम घटना चक्र के इंपॉर्टेंट जो नोट्स रहेंगे वो करा देंगे करंट अफेयर के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैव इनपुट संसाधन केंद्र किसे लक्षित करते हैं। ऑप्शन ए केवल कृषि शोध संस्थानों को, बी केवल कृषि उद्योगों को, सी किसानों को विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, ऑप्शन डी केवल जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले संगठनों को। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का, किसको करता है। ऑप्शन सी किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को। ठीक है, भारत में अधिकांश कितने हैं, छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा हैं भारत में। अधिकांश योजनाएं यानी कि छोटे किसान और सीमांत किसानों को रखकर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछ रहा है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक परियोजना का क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए किसानों के लिए डिजिटल पहचान या किसान ID प्रदान करना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सुधार करना, ऑप्शन सी है कृषि में रसायनों के उपयोग को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है कृषि में जल प्रबंधन को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसानों के लिए डिजिटल पहचान यानी किसान ID प्रदान करना है एग्रीस्टैक परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक परियोजना का उद्देश्य है किसानों के लिए डिजिटल पहचान यानी कि किसान ID प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। फर्स्ट है नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है। बी है उच्च संवेदनशीलता, सी है आधुनिक चिकित्सा में भूमिका, रोग निदान को सरल बनाना। आपको इसको मैच करना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मैच कर लेते हैं पहले। नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें यह होगा जीनोमिक अनुसंधान में होगा। किसमें होगा, जीनोमिक अनुसंधान में होगा। तो ए का क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा और बी हो जाएगा उच्च संवेदनशीलता यानी कि व्यक्तिगत चिकित्सा में मदद करेगी। उच्च संवेदनशीलता यानी कि बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या होगा बच्चे, आधुनिक चिकित्सा में भूमिका, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित करेगी, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा में भूमिका किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, ठीक है। सी का थर्ड हो गया और डी का क्या हो गया
डी का होगा रोग निदान को सरल बनाना यानी कि कुशल चिकित्सा प्रणाली, यानी 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस में है। 2, 1, 3, 4 ये तो ऑप्शन ए में ही दिया गया, फर्स्ट में ही 2, 1, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, गोलान हाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है गोलान हाइट्स के सैन्य महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है गोलान हाइट्स इजराइल की सुरक्षा रणनीति में केंद्रीय स्थान रखती है, यानी कि केंद्रीय स्थान रखता है। सेकंड स्टेटमेंट है यह क्षेत्र इजराइल और सीरिया की सीमा पर स्थित है, जिससे इजराइल को सीरिया की गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायता मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, गोलन हाइट्स इजराइल की सुरक्षा रणनीति में केंद्रीय स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र इजराइल और सीरिया यानी कि सीरिया की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही है, जिससे इजराइल को सीरिया की गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बोथ आर करेक्ट है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 19 पर। एक मिनट बच्चे, चलते हैं दूसरे पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछ रहा है। 19 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत ने स्वदेशी तकनीक से 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय हाइड्रोजन इंजन की क्षमता अन्य देशों यानी कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के हाइड्रोजन इंजनों से अधिक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत में ने स्वदेशी तकनीक से 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारतीय हाइड्रोजन इंजन की क्षमता अन्य देशों यानी कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के हाइड्रोजन इंजनों से अधिक है, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। सॉरी कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिन्हा ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है मिक्स डबल का खिताब कैटरीना सिनियोकोवा और टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता है। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिन्हा ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है, ये सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है, आपको इसमें कथन सही बताना है। और सेकंड स्टेटमेंट है मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है। मिक्स डबल का खिताब कैटरीना सिनिकोवा ने नहीं जीता है, किसने जीता है, ओलिविया गेडेकी ने। ओलिविया गेडेकी। ठीक है, किसने जीता है, ओलिविया गेडेकी ने जीता है, इसलिए गलत है। और किसने, ओलिविया गिल्के और जॉन पियर्स, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं जॉन पियर्स से जो साबुन आता है ना वो। ठीक है, जॉन पियर्स ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है मिक्स डबल का खिताब। ठीक है, ओलिविया गेडेके और जॉन पियर्स ने जीता है, ना कि सिनिकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 20 का क्या पूछा गया था, सही है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, जॉन पियर से बच्चे याद रखना।
क्वेश्चन नंबर है 21 यानी कि 21 पे चलते हैं। निम्नांकित वैधानिक प्रावधानों के पारित होने में कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? कालक्रम अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? फर्स्ट है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, ठीक है। सेकंड है MRTP एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। थर्ड है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। फोर्थ है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर चुनना है, आपको बताना है इनके काल क्रमानुसार, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग बताना है। कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? 21 का क्या आंसर हो जाएगा? पहले आएगा, ठीक है, 2 यानी कि MRTP एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम। फिर आएगा 4th विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। फिर आएगा 1st विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। फिर 3rd है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, ठीक है। 22 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। सेकंड स्टेटमेंट है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था, यानी कि प्रशिक्षित करना था। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें बताया है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। और कब जुलाई में कब की थी? 15 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, डेट भी हम मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। तो 15 जुलाई 2015 में की थी। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, ये दिया गया था। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना था, ना कि उन्हें सूचना तकनीकी प्रशिक्षण देना था। ठीक है, क्या था? उन्हें रोजगार परक शिक्षा देना था जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना तकनीकी तक सीमित नहीं था। ठीक है, बल्कि इसका क्या था? निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में था, पर्यटन में था, बैंकिंग में था, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और कृषि और अन्य उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास पर केंद्रित था। आपने देखा होगा, ठीक है, आप अगर जुड़े होंगे 2015 में, अगर आपने देखा होगा कि गांव में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था और शहरों में भी दिया जा रहा था। ठीक है, अगर गांव में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कृषि क्षेत्र से भी होगा। ठीक है, और अगर शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कंप्यूटर्स, पर्यटन, बैंकिंग, ये सभी सेवाओं में इसको दिया जा रहा था प्रशिक्षण। ठीक है, इंटर्नशिप सब लगी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी स्किल उनको प्रोवाइड करना था, रोजपरक शिक्षा देनी थी। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है, और आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने से आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। ज़्यादा क्योंकि अगर हम उस पर डेप्थ में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें जल्दी करवाना है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP हमेशा संतुलित रहता है क्योंकि यह एक लेखांकन सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है यदि किसी देश का पूंजी खाता अधिशेष में है, अधिशेष जानते हो? ठीक है, अगर किसी देश का पूंजी खाता अधिशेष में है तो इसका अर्थ है कि देश में विदेशी पूंजी प्रवाह हो रहा है। ठीक है, देश में विदेशी पूंजी प्रवाह हो रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले हम ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पर। हाँ, 23 के ऑप्शन पे चलते हैं। ये आ गया ऑप्शन, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, और सी है दोनों कथन सही है और दोनों कथन गलत है। आपको बताना है क्या स्टेटमेंट हो जाएगा 23 का। BOP का क्वेश्चन था। ठीक है, एक मिनट बच्चे पेन ले गए। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 23 का? ठीक है, दोनों ही कथन सही है।
ठीक है, बीओपी के दोनों ही कथन सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि वो भी दिखाना जरूरी है बच्चों को, ठीक है। नहीं, सी इसका बोथ आर करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी हमेशा संतुलित रहता है क्योंकि यह एक लेखांकन सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। आय व्यय का लेखा जोखा होता है बीओपी में, आपको पता होगा। यदि किसी देश का पूंजी खाता अधिशेष में है तो इसका अर्थ है कि देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अधिशेष में है तो क्या है, विदेशी पूंजी का प्रवाह हो रहा है, ये बताया गया। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा बच्चे बताने का मन हो रहा है लेकिन फिर बहुत टाइम, हमारे पास टाइम की पाबंदी है, टाइम की कमी है, तो उतना ही करेंगे जितना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है 2011 की, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी की नगरों में निवास करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। 53 नगर संकुल थे। नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड है 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि 2011 की सेंसस में पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे, ये भी सही है, ठीक है। 53 नगर मिलियन प्लस सिटीज थे, ठीक है। 53 नगर संकुल थे, यानी कि नगर संकुल किसे बोलते हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ को, ठीक है, जिनकी जनसंख्या क्या होती है, मिलियन प्लस में होती, उसे बोलते हैं संकुल या नगर या मिलियन प्लस सिटीज़ बोलते हैं। इनमें कौन कौन से, जैसे दिल्ली थी, मुंबई थी, कोलकाता था, चेन्नई थी, बेंगलुरु था, हैदराबाद था, और जैसे महानगर है ये शामिल थे, ठीक है, किसमें, नगर संकुल यानी मिलियन प्लस सिटीज़ में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपको सेंसस जरूर पढ़नी है, सेंसस से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट MCLR का के या उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। सेकंड है, ये दिशा निर्देश बैंक साखी उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है, ठीक है। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं ऑप्शन, नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही सही है, ठीक है, ऑप्शन सी है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दर निर्धारित करने होते बैंक द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, कौन सा, MCLR। और ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करेंगे जो ऋण लेने वाले बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दमन एंड दीव, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बताइए किसमें पाया गया था। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दमन एंड दीव। किसमें, दमन एंड दीव में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण आर है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, ठीक है, साउथ जो स्टेट होते हैं उनमें अधिक होती है, बताई गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर
ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बी है ए तथा आर दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, सी है ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि चीनी उद्योग है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिक विकसित है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार, गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्य में अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ नमी रहती है और वर्षा का नमी अधिक रहने से हमें के गन्ने की जो गन्ना होता है उसमें रस अधिक पड़ता है। ठीक है, जब रस अधिक होता है तो ऑब्वियस बात है कि चीनी भी अधिक बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि चीनी उद्योग की, तो ये उत्तर भारत में विकसित हुई थी सबसे पहले अभी। ठीक है, लेकिन इस तरह से विकसित जो मिलें हैं उत्तर भारत में पहले कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की बात करें कहाँ पे हुई थी, देवरिया में, आपको पता होगा फर्स्ट चीनी मिल थी। ठीक है, और ये कहा इसमें पूछा गया है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुआ है, तो इसका कारण आर है। ये सही है, दोनों सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लाइमेट ऐसी है, वहाँ नमी रहती है, तो गन्ने में रस भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें, 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 1 मिनट बच्चे, पेन ले लेना पहले, और सूची में नीचे देख रहे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है वक्र और सूची सेकंड में लक्षण। आपको बताना है लॉरेंज वक्र है, एक तरफ फिलिप्स वक्र है, एंजल वक्र है और लॉफर वक्र है। आपको बताना है उसको सुमेलित करना है। किसको ये सुमेलित करता है, 28 सुमेलित करना, उसके बाद आंसर निकलेगा। लॉरेंज वक्र है, ठीक है, लॉरेंज कर्व बोलते हैं इसको, और इस किससे है, किसी देश या समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, किसी देश या समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो और हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का ये हो गया थर्ड है। ठीक है, और फिलिप्स कर्व क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी संबंध को दर्शाता है। कौन सा, फिलिप्स, ये हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी का यानी कि एंजल वक्र यानी कि एंजल कर्व है, वो किसको दर्शाता है, पहले देखते हैं। एंजल वक्र किसी व्यक्ति की आय उसके उपभोग व्यय पर। ठीक है, किसी व्यक्ति की आय और उपभोग व्यय, ठीक है, ये है खाद्यान्न उत्पादन व्यय, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी का लाफर वक्र किसको है, कर दर एवं कर राजस्व। ठीक है, लाफर वक्र है कर दरों और सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया ये 2, तो आंसर हो जाएगा 3142। देखते हैं कहाँ पे है 3142। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर 3142। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उस पर हम स्टार लगा देते हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा फिलिप्स वक्र बहुत पूछा जाता है, यानी कि फिलिप्स कर्व बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, ये स्टार है बच्चे। ठीक है, फिलिप्स कर्व बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये एक बार देख लीजिए। लॉरेंज वक्र है यानी कि लॉरेंज कर्व किसी देश या समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। और फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स कर्व है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध को दर्शाता है, जिसमें कम बेरोजगारी के साथ अधिक मुद्रास्फीति देखी जाती है। और एंजल वक्र है यानी कि एंजल कर्व है किसी व्यक्ति की आय और उसके उपभोग व्यय यानी कि खासकर भोजन पर किए गए खर्च के बीच संबंध को दर्शाता है। लाफर वक्र है, लाफर कर्व है कर दरों और सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व टैक्स रेवेन्यू के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 28 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर है 29। भारत के मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिटी की बात हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है स्टेटमेंट ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। ठीक है, क्या है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, ये मैं पहले बताएं। आप मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, ये कमेंट करके बताएं। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट है ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ऊंची अगर रेपो दर है तो क्या होगा, जब हाई रेपो रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैंक है ना, लोगों को ऋण प्रदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया, ये भी सही है। ठीक है, आरबीआई ने क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों का ही प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अगर रेपो दर में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, ऋण महंगा हो जाता है। ठीक है, और बाजार में क्या होती है, धन की आपूर्ति घटती है, तो इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। और अगर रिवर्स रेपो दर की बात करें, रिवर्स रेपो दर का प्रयोग बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी यानी कि जो आरबीआई के पास रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग, तो ये क्या होता है, दोनों ही क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भी बहुत क्वेश्चन कराने हैं बच्चे, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें ज़्यादा अब उसमें ही एक्सप्लेन करेंगे जिसमें ज़रूरत होगी। ठीक है, उसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम होगा। फर्स्ट ए है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ऑप्शन बी है यूपी जनगणना से लिया है, उत्तर प्रदेश की सेंसस से है। सेकंड है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन सी है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। ऑप्शन डी है गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। 30 का बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबको पता होगा, सबने रट लिया होगा, क्योंकि अब सेंसस आए कितना ही टाइम हो गया। अब सेंसस न्यू आएगी तो वो फिर आपको फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शन ए है, पहले है गौतम बुद्ध नगर, फिर है कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 31 पे है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। फर्स्ट है कथन ए है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। ठीक है, कारण आर है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना है। नीचे दिए कुर्सी से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 30 तक हम करवा दिए हैं। ठीक है, 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, ये सही है। और राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को उधार लेकर तो सरकार की अन्य जो लायबिलिटी होती हैं उनको देकर अपने खर्च पूरे करना होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 31 का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों अपने सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इनके एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया 31 का, जो राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे से बड़ा होता है क्योंकि इसमें न केवल कुल खर्च और कुल राजस्व का अंतर भी शामिल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है बल्कि सरकार की क्या होती है ऋण देयताएं भी होती है, वो भी शामिल की जाती है। स्पष्टीकरण में क्या है, राजकोषीय घाटे का अर्थ केवल भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना नहीं है बल्कि क्या है, यह सरकार की कुल उधारी को दर्शाता भी है, जिसमें बाजार से उधार, विदेशों से ऋण तथा अन्य देयताएं भी शामिल होती है। इसलिए ये स्पष्टीकरण है, ये अधूरा है। ठीक है, स्पष्टीकरण है ये अधूरा है, इसलिए हो जाएगा ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी जब कभी टाइम मिलेगा तब हम अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक्चुअली टेस्ट करा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है, नहीं तो फिर ये 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही अवरोही क्रम में के अनुसार चुनिए। ठीक है, क्या होना है, नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही अवरोही क्रम के अनुसार चुनिए। आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कई बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाते हैं इसलिए हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है, 32 है। 32 का देखते हैं, कूट क्या है। हाँ, इनको आपको आरोही यानी कि अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चुनना था। फर्स्ट है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है आपको 1 मिनट। ठीक है, चयन करना है आपको। फर्स्ट है मेरठ, सेकंड गाजियाबाद, थर्ड आगरा और फोर्थ वाराणसी। ऑप्शन है 1342, ऑप्शन बी 2341, ऑप्शन सी 4213 और डी 3214। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 32 का आंसर। क्या हो जाएगा 2341, यानी कि पहले गाजियाबाद आएगा। ठीक है, फिर आएगा गाजियाबाद के बाद कौन सा है, आगरा है, आगरा के बाद है वाराणसी, वाराणसी के बाद मेरठ है, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना था। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 33। भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत की जीडीपी ग्रॉस भारत की जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान होता है, जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, सेकंड है, जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख संकेतक होता है, जो एक निर्धारित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस क्या होता है। नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चुनना है। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 है ना ही 2 सही है। 33 का बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत की जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान होता है, जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। अभी क्या है, 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, और थर्ड जो सेक्टर रहता है वो क्या होता है, सर्विस सेक्टर रहता है। तो क्या है, भारत में सर्विस सेक्टर का योगदान अधिक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख संकेतक होता है, और जो निर्धारित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष में निर्धारित सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, अंतिम मूल्य होता है, आपको पता होगा जीडीपी की डेफिनेशन। ठीक है, तो दोनों ही सही है, और दोनों सही होने के साथ आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 34, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, और अधिकांश किसान पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कल्चरल जो अभी होती है ट्रेडिशनल कृषि बोलते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं। सेकंड है, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, आपको पता हो ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भारत में कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, और अधिकांश किसान पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। मोस्टली किसमें बढ़ोतरी हुई थी, गेहूं के में, यानी कि वीट की जो खेती हुई थी, रेवोल्यूशन का में सबसे ज़्यादा फायदा उसी को हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। रेवोल्यूशन के आने से यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने पे यानी कि उत्पादन का यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पादकता बढ़ी हुई है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, और दोनों सही होने से आंसर हमारा 34 का हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट।
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व आरबीआई की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आरबीआई के बारे में, ठीक है। आरबीआई से क्वेश्चन तो जरूर एक ना एक पूछ ही लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आरबीआई मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, अभी जस्ट बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से भारत की मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और ऋण प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण है, टूल्स है, जिनका उपयोग महंगाई और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनके कूटों से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट है ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी है कौन, आरबीआई बनाता है, ठीक है। किसके माध्यम, इससे क्या होता है, भारत की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों और ऋण प्रवाह में नियंत्रण किया जाता है कंट्रोल के लिए। सेकंड है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, दोनों ही आरबीआई की मौद्रिक नीति के क्या है, टूल्स हैं, जिसका उपयोग क्या होता है, महंगाई और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही से हो जाने से हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे डी नहीं है, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम 35 तक हो गया, 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, अभिकथन ए है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में भारी वर्षा तथा शीतकाल में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। सेकंड है कारण आर है, इस जलवायु प्रदेश में वर्षा मुख्यतः वर्ष भर चलने वाली व्यापारिक हवाओं यानी कि ट्रेड विंड्स के कारण होती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कूट फर्स्ट ऑप्शन ए है, एक और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए गलत किंतु आर सही, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, और डी है ए सही किंतु आर गलत। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। इसमें है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में भारी वर्षा, शीतकाल में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, ये सही है, मानसूनी क्लाइमेट का ये उदाहरण है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा मुख्यतः वर्ष भर चलने वाली व्यापारिक हवाओं से नहीं होता है, ठीक है, मानसूनी क्लाइमेट से होता है, मानसूनी विंड्स होता है, लेकिन हाँ जो व्यापारिक हवाएं हैं इनके भी पैटर्न चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली किससे होता है, मानसूनी विंड्स के डायरेक्शन बदलने के कारण, यानी कि डायरेक्शन 6-6 महीने बदलती हैं, यानी कि उनके बदलने के कारण ये कहाँ पे होती है, क्लाइमेट आती है भारत में, यानी कि मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ट्रेड विंड्स में बताया गया, केवल ट्रेड विंड्स इसमें योगदान नहीं देती है, ठीक है, केवल ट्रेड विंड्स इसमें योगदान नहीं देती, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 36 का, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन देख के हमारे अंदर का टीचर जाग जाता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा ही पढ़ा दे, लेकिन हमारे पास टाइम की पाबंदी है बच्चे, ठीक है, टाइम की पाबंदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का, ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। टाइम की पाबंदी और ये टेस्ट है, इसलिए हम बच्चे टाइम से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, डरबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख नगर है और यह सबसे व्यस्तम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। सेकंड है, डरबन दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। बताइए नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से एक ही सही होगा बच्चे, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट में से कोई एक सही होगा तो एक अपने आप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दोनों, ऑप्शन डी है केवल दो। बताइए डरबन का क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डरबन दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नगर है और सबसे व्यस्तम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट दे दिया है, डरबन दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर है। ना बेटा, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। डरबन कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। कहाँ पे देखेंगे, साउथ अफ्रीका के चलेंगे आप, साउथ अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट पर, वहाँ पे आप देखेंगे डरबन, ठीक है, वहाँ पे है। तो ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे,
इसमें क्या पूछा गया था, सही उत्तर का चयन करना था, क्योंकि ये बहुत देखना होता है कहीं पूछा जाए कि क्या सही नहीं है तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी केवल एक। ठीक है, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहां से अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रसारी स्थान वह क्षेत्र होता है जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें परस्पर टकराती हैं और पर्वत श्रृंखला बनती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं। बनाओ अपनी जाके, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, ना तो कथन एक सही है ना ही कथन सेकंड सही है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 38 का। ठीक है, इसमें है अपसारी सीमा यानी कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है अपसारी सीमा यानी कि दूर जाना, और अभिसारी सीमा होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी कि पास आना यानी एक दूसरे से टकराना। ठीक है, अपसारी सीमा सबसे अच्छे उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, जो अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग हो रही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और प्रसारी स्थान वह क्षेत्र होता है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट परस्पर टकराती नहीं, प्रसारी वह क्षेत्र होता है जहां पे दो प्लेटें आपस में टकराती नहीं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, क्या होता है उनका डाइवर्जेंट होता है, प्लेटें क्या होती है एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वहां पे प्रसारी स्थान, उस स्थान को क्या बोलते हैं, प्रसारी सीमा बोलते हैं। ठीक है, जहां टकराती हैं वहां कन्वर्जेंट होता है, यानी वहां पे क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो यहाँ किससे हुआ है, कन्वर्जेंट हो रहा है दो प्लेटों का। लेकिन जहाँ डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने से आपका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 38 का ए। ठीक है, 38 का ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। एक मिनट बच्चे, उल्टा ही हम घुमा रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना आवश्यक है। सेकंड स्टेटमेंट है, चक्रवात बनने के लिए कोरियोलिस बल आवश्यक नहीं होता। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अधिक अंतर होने से चक्रवात का विकास बाधित हो सकता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। कूट है ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर 39 का क्या हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान होना जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। और चक्रवात बनने के लिए कोरियोलिस बल होता है, जो आभासी फोर्स जिसे बोलते हैं, यानी कि कोरियोलिस बल होता है जो पृथ्वी के घूमने से बनता है। ठीक है, घूर्णन करने से बनता है। क्या होता है, रोटेशन करने से बनता है। ठीक है, कौन सा बल होता है, उस कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसका बताया गया कि आवश्यक नहीं होता, लेकिन ये आवश्यक होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अधिक अंतर होने से चक्रवात का विकास बाधित हो सकता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जब साइक्लोन वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, उसमें आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 40 पे। क्वेश्चन नंबर जल्दी से कराना है, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ठीक है, शुष्क बागवानी संस्थान के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए कहाँ पे होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर? कहाँ पे होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर और एरिड मीन्स शुष्क, हॉर्टिकल्चर कहाँ पे होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, कहाँ पे होगा? बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, जब एक गर्म वायु राशि किसी ठंडे धरातल में प्रवाहित होती है तो इसकी निचली परत गर्म हो जाती है, जिससे संवहन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कारण आर है, संवहन प्रक्रिया के कारण वायु ऊपर उठती है और कपासी मेघों का निर्माण करती है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और डी है ए सही किंतु आर गलत है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जब एक गर्म वायु राशि किसी ठंडे धरातल पर प्रवाहित होती तो उसकी निचली परत गर्म नहीं होगी बल्कि निचली परत ठंडी हो जाएगी, जिससे संवहन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यानी कथन ए गलत हो जाएगा। कारण आर क्या है? संवहन प्रक्रिया के कारण वायु ऊपर उठती है और कपासी मेघों का निर्माण करती है, ये भी सही है। ठीक है, आर सही है तो आपका ऑप्शन ए गलत है। और देखते हैं क्या हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा या से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है? आपको बताना है कौन से महाद्वीप के किसी देश की कैपिटल है। फर्स्ट है ब्राजीलिया, सेकंड है मनीला। स्मेल आ रही है? गैस की स्मेल, गैस देख खुली तो नहीं? ओके, फर्स्ट है ब्राजीलिया, सेकंड है मनीला, थर्ड है सेंटियागो, फोर्थ है कंपाला। नीचे देखिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है केवल 1। आपको बताना है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किस देश की राजधानी है ब्राजीलिया, सेंटियागो, मनीला, कंपाला। अब क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ब्राजीलिया तो आपको पता होगा ब्राजील की राजधानी है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी है तो ऑब्वियस बात है ब्राजील कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये वाली ब्राजील की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, मनीला किसकी है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। यहाँ पे लिख देंगे आप फिलीपींस। ठीक है, ब्राजीलिया ब्राजील की है। ठीक है, ये ब्राजील की है। ठीक है, ये ब्राजील की, ये फिलीपींस है। एक मिनट बच्चे, जब भी हम ऐसे सोचे ना कि हमको जल्दी करना है उस दिन जरूर लेट होगा। ठीक है, ठीक है, ब्राजील है, ये फिलीपींस की है। सेंटियागो है चिली की राजधानी है, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। और कंपाला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कंपाला किसकी? युगांडा की राजधानी जो अफ्रीका में है। और फिलीपींस कहाँ पे? एशिया में है, याद रखना। फिलीपींस एशिया है, ये कहाँ? अफ्रीका है। ठीक है, और ये दोनों ब्राजीलिया और ये चिली, ये दोनों कहाँ पे हैं? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये दोनों ही दक्षिण अमेरिका में है। तो फिर आपका आंसर क्या हो गया? 1 और 3 उत्तर के चयन करना था। 1 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सी कैपिटल हो गया? ब्राजीलिया और सेंटियागो। ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सेंटियागो चिली की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी एशिया में है। और कंपाला युगांडा की कैपिटल है, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो अब 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड और बघेलखंड, ऑप्शन बी है मालवा और मारवाड़, ऑप्शन सी है छोटे नागपुर और संथाल परगना, ऑप्शन डी है विदर्भ और मारवाड़। ठीक है, विदर्भ और मराठवाड़ा। बताना क्या हो जाएगा 43 का आंसर।
ठीक है। 43 का आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये है मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। ठीक है, सेकंड चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप बनी थी? ऑप्शन ए भारतीय व यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी प्रशांत प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन सी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन डी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। 44 का आंसर बताइए बच्चे, जल्दी से क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा भारतीय और यूरेशियन के प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन ए से राइट आंसर। जल्दी से करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दी गई सूची तेल शोधनशालाओं को सूची सेकंड से संबंधित राज्यों से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको तेल शोधनशाला है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। आइए कर लेते हैं। सुमेलित। ठीक है, फर्स्ट है पारादीप रिफाइनरी, सेकंड है डिगबोई रिफाइनरी, सी है विशाखापत्तनम रिफाइनरी और डी है कोची रिफाइनरी। आपको बताना है पारादीप रिफाइनरी कहाँ पे है बच्चे, 45 का आंसर बताना है। आइए सुमेलित कर लेते हैं, फिर सुमेलित करेंगे तभी तो ऑप्शन निकलेगा। पारादीप जो रिफाइनरी है उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में है, तो ए का तो 4 हो गया बच्चे। ठीक है, पारादीप रिफाइनरी है उड़ीसा में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये संचालित हो रही है। और डिगबोई है, डिगबोई असम में है रिफाइनरी। ठीक है, डिगबोई क्या है? असम में है और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये भी संचालित हो रही है। ठीक है, बी का क्या हो गया बच्चे? फर्स्ट हो गया। और सी का विशाखापत्तनम रिफाइनरी है, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम रिफाइनरी है, ये आंध्र प्रदेश में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये भी संचालित हो रही है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये देख यहाँ पे कर लेते हैं। सी का 2 हो गया। एंड डी का कोची रिफाइनरी है, ये कोची रिफाइनरी है केरल में है और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित हो रही है, यानी कि कहाँ पे है? केरल में है। यानी कि डी का हो गया, डी का 3rd हो गया। 4, 1, 2, 3 कहाँ होगा? वही आंसर हो जाएगा बच्चे। पारादीप रिफाइनरी कहाँ पे है? उड़ीसा में, डिगबोई असम में, विशाखापत्तनम रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है, कोची रिफाइनरी केरल में है। 4, 1, 2, 3 देखते हैं, आंसर हो जाएगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया 45 का। नेक्स्ट चलते 46 पर। 46 है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 46 है, इसका उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना। सेकंड है, यह मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम पर आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। कूट फर्स्ट ऑप्शन ए है, दोनों 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 46 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा बच्चे? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से कोयला पेट्रोलियम पर आधारित नहीं होगी बच्चे। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर इसका कार्बन मुक्त कैसे हो जाएगी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 47 पर। 47 है आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक यानी कि माई का उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान में स्थित नहीं है? आपको बताना है 47 निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक यानी कि माई का उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में स्थित नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी कोडरमा, ऑप्शन डी उदयपुर। अजमेर भी है, भीलवाड़ा भी, उदयपुर है, कोडरमा नहीं। ऑप्शन सी 47। ठीक है, कोडरमा झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में बच्चे। ठीक है, कोडरमा है झारखंड में और ये अभ्रक की राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अभ्रक की, भारत के अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं कोडरमा को, जो झारखंड में है। और राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर ये सब क्या है? अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चे? कौन सा नहीं पूछा था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्यसागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन डी ट्यूनीशिया, ऑप्शन डी कनाडा। आपको बताना है कौन सा है जो भूमध्यसागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, कनाडा क्या है? बर्फीला प्रदेश है। ठीक है, हमेशा ये क्या फ्रिजिड जोन में रहता है, तो यहाँ पे क्या है? भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती।
ठीक है। कनाडा की स्थिति है भूमध्यसागरीय जलवायु में नहीं है यह, ठीक है। यह यहाँ पे क्या है, भूमध्यसागरीय जलवायु की कृषि करना संभव नहीं है, बल्कि स्पेन, चिली और ट्यूनेशिया भूमध्यसागरीय कृषि वाले क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र फल अनुसंधान से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा फल अनुसंधान से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। तो डी होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र यानी कि बीकानेर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, उष्ण में ऊंट। ठीक है, कहाँ, बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, बीकानेर कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ऊंटों का अनुसंधान केंद्र है वहां पे, और जबकि और सब क्या है, लीची, अनार, अंगूर, ये फल अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है तेथिस सागर के अवसादी निक्षेप हिमालय पर्वत के निर्माण में सहायक बने। सेकंड स्टेटमेंट है तेथिस सागर आज भी प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। नीचे दिए कुर्सी सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तेथिस सागर के अवसाद निक्षेप हिमालय पर्वत के निर्माण में सहायक बने, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बताया तेथिस सागर आज भी प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है, गलत है। आज उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी साक्ष्य है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस यानी कि उसका अस्तित्व मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 50 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या जोड़े सही है। ठीक है, कृषि पद्धतियां दी गई और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। 51 का स्थानांतरित कृषि जिन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत। सेकंड है भूमध्यसागरीय कृषि, मेडिटेरियन फार्मिंग होती है दक्षिणी यूरोप। थर्ड है वृक्षारोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग होती है जैसे पूर्वी अफ्रीका में होती है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है केवल। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में केवल एक और दो, ऑप्शन डी में एक, दो और तीन। बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 51 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूर्वोत्तर भारत में होती है। मेडिटेरियन फार्मिंग जो होती है दक्षिण यूरोप में होती है, और वृक्षारोपण यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग होती है पूर्वी अफ्रीका में होती है। ठीक है, ये तीनों ही सही है, तो तीनों सही होने से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पर, जल्दी से इसलिए करवा रहे हैं बच्चे क्योंकि फिर टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, कौन से क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। फर्स्ट है गुआम, सेकंड है प्यूर्टो रिको, थर्ड है फॉकलैंड द्वीप, फोर्थ है हवाई। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, गुआम एंड प्यूर्टो रिको, ठीक है, एंड हवाई द्वीप, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्सा है। लेकिन फॉकलैंड द्वीप है, ये है यूके का है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप क्या है, यूके का है, ये यूके के अधीन क्षेत्र आता है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि ओशन करंट की बात हो रही है। फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। सेकंड स्टेटमेंट है हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित एक ठंडी धारा है, यानी कोल्ड करंट है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। आपको अगर करंट अच्छे से पढ़नी है तो हमने तीनों करंट पढ़ाई हैं आपको, ओशनिक करंट यानी पैसिफिक करंट, इंडियन ओशनिक करंट एंड अटलांटिक ओशन करंट, तीनों ही करंट पढ़ाई हुई है और उसका स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, जाके आप देख लीजिएगा, इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट फर्स्ट है ऑप्शन ए ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी ना तो एक और दो दोनों। बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ये कि गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, बिल्कुल सही है। और हम्बोल्ट धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित एक कोल्ड करंट है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दिए शहरों में से कौन सा उनके संबंधित देशों की राजधानी नहीं है। ठीक है, कौन से उनसे संबंधित देशों की राजधानी नहीं है। ठीक है, आपको ये बतानी है। फर्स्ट है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है हेलसिंकी फिनलैंड, ऑप्शन सी है काबुल अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है बर्न स्विट्जरलैंड। बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए ही गलत है क्योंकि जिनेवा की राजधानी, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है बच्चे। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। ठीक है, और बाकी हेलसिंकी फिनलैंड है, काबुल अफगानिस्तान है। ठीक है, और बर्न स्विट्जरलैंड दिया ही था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है माया जनजाति मुख्य रूप से मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। सेकंड है माया जनजाति यूरोप की आदिवासी जनजाति। नीचे दिए कुछ से संयुक्त का चयन करना है। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। माया जनजाति मुख्य रूप से मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास में निवास करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि माया जनजाति यूरोप की एक आदिवासी जनजाति है, बल्कि गलत है क्योंकि माया सभ्यता का मुख्य केंद्र कहाँ था, युकाटन प्रायद्वीप था। ठीक है, युकाटन चैनल आप जानते होंगे ना, युकाटन प्रायद्वीप था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके गलत होने से आपका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, केवल एक। 55 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है सूची फर्स्ट, यानी कि एक तरफ सूची फर्स्ट पर्वत शिखर है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए, इनको सम्मिलित करना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। ठीक है, K2 कहाँ पे है। ठीक है, K2 है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। K2 है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है K2 गॉड मोनास्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। और कंचनजंगा तो आपको पता होगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। बी का 4 हो गया। सी का है माउंट एवरेस्ट, नेपाल और चीन सीमा पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और फोर्थ है डी नंदा देवी, उत्तराखंड में है। ठीक है, फर्स्ट है। तो 3421 जो आंसर होगा 3421 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3421 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 57 पर चलते हैं बच्चे, दूसरे पेज पे चलना है। 57 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 57 है। हाँ, एक मिनट बच्चे लगा लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 57 है लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, 57 है लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। सेकंड है लक्षद्वीप वर्ष 1973 से पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी देवी के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट है ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी केवल दो। 57 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रॉट है, जिसे बोलते हैं एंड्रॉथ। ठीक है, एंड्रॉथ या एंड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, एंड्रॉट बोलते हैं या फिर एंड्रॉथ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे एंड्रॉथ भी लिखा मिल जाएगा आप लोगों को। ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। ठीक है, मिनिकॉय नहीं है। और लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था और वर्ष 1973 इसका नाम आधिकारिक नाम लक्षद्वीप रखा गया है। ठीक है, 1973 से इसका आधिकारिक नाम लक्षद्वीप रखा है। पहले ये नाम थे, ये इनसे जाने जाते थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप। ठीक है,
तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ये तो गलत हो जाएगा कि इसमें मिनी का सबसे बड़ा बता दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए भील जनजाति की सांस्कृतिक पहचान में घूमर नृत्य का विशेष स्थान है। कारण आ रहा है घूमर नृत्य राजस्थान की अन्य समुदायों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन यह मूलतः राजस्थान भील जनजाति की परंपरा से जुड़ा है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। डी है ए सही किंतु आर गलत है। बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। भील जनजाति द्वारा किया गया घूमर नृत्य है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये पहले शुरुआत किया गया, लेकिन अब कुछ जनजातियां इनसे जुड़ गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 58 का। नेक्स्ट चलते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संगमरमर एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, सेकंड है मकराना संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? कूट है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। बताइए कौन सा हो जाएगा 59 का आंसर? संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है। ये तो गलत हो गया बच्चे, यही क्यों संगमरमर अवसादी चट्टान नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी कि रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, कौन सा है बच्चे? रूपांतरित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, किससे बनती है? चूना पत्थर डोलोमाइट के रूपांतरण से ये बनती है। और मकराना क्या? संगमरमर है जो राजस्थान के डिंडवाना जिले यानी कि कुंचावन जिले में पाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग ताजमहल बनाने में किया गया और विक्टोरिया मेमोरियल में भी हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल है उसमें भी हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका होने से आपका आंसर हो जाएगा केवल दो। ऑप्शन बी इसका 59 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन बस अब बकाया हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। सूची फर्स्ट घास के मैदान है, ग्रासलैंड है। सेकंड में स्थिति है, उनकी अवस्थिति है, प्लेस है, लोकेशन है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, घास का मैदान, दूसरी तरफ स्थिति है। प्रेरी, पंपास, स्टेपी वेल्ड, ये कहाँ पे हैं ये आपको मिलान करना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। आइए मिला लेते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर प्रेरी का है, उत्तर अमेरिका के विशाल मैदानों में है ये प्रेरी। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान। फर्स्ट का हो गया 4, ए का हो गया 4 और बी का। पंपास कहाँ पे? पंपास मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है, लेकिन ये उरुग्वे ब्राजील में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो बी का 2 और सी का हो गया स्टेपी यूरेशिया और पूर्वी यूरोप मध्य एशिया में भी है। और वेल्ड है, वेल्ड कहाँ पे है बच्चे? वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेल्ड। बाकी हमने आपको ट्रिक के साथ बता ही दिया था कि किस तरह से। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट दोनों को याद करने का ट्रिक भी बताया था आपको। ठीक है, वो आप इसी चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। ऑप्शन डी का आंसर है फर्स्ट। 4231 जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा, 4231। ठीक है, 4231 यानी कि बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। एक बार देखिए, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राजील, स्टेपी यूरेशिया पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 61 यानी कि 61 पर चलेंगे। 61 पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, ये आ गए हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गए हिस्ट्री से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 61। प्रवरसेन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, सेकंड है प्रवरसेन प्रथम के शासन काल में वाकाटक साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश, बरार, मालवा, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद तथा दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ तक हुआ। नीचे दिए कूट का उपयोग का सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी केवल 2। बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दोनों ही सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 है
ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को विकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। विकथन ए है, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसे बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कहा गया। ठीक है, कारण है खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था, की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी और इस संगठन ने सपने अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कूट है ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है, बी ए सही किंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, डी है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कहा गया। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कारण इसका बताया है खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी और इस संगठन को सबने अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि लगा के देख लिए, क्योंकि लगा के देख लें, जब भी कथन कारण के क्वेश्चन आए क्योंकि लगाएंगे तो आपका तुरंत ही आंसर निकल जाएगा कि वो उसका व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से कौन सा से शहर वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताने कौन से शहर जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है दैमाबाद, फर्स्ट है दैमाबाद, सेकंड हुलास, थर्ड है आलमगीरपुर, फोर्थ है मांडी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए किसमें हो जाएगा बच्चे। ये सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, एक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है बच्चे। हुलास उत्तर प्रदेश में है, मांडी उत्तर प्रदेश में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लेकिन दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। अब इसके महाराष्ट्र में होने से तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा पूछा था, कौन सा नहीं है, तो एक ऑप्शन ए, 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। आलमगीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। एक मिनट देखते बच्चे, पहले चलते हुलास। हुलास क्या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, हुलास याद करना, ये सा है, इससे सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है हुलास। ये क्या है, उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के क्या है, साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक है, यहाँ पे मेरठ, ठीक है, ये यूपी के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है मांडी। ठीक है, मांडी है, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में है मांडी। ठीक है, ये अभी मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये न्यू खोजा गया। ठीक है, ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता का है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नया खोजा गया स्थान है मांडी। ठीक है, मुजफ्फरनगर। अगर ऐसे पूछा गया नया अभी खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, वो कौन सा है, मांडी हो जाएगा। ठीक है, तो हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये तीनों है उत्तर प्रदेश में और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर है 64, सूरसेन मास्टर दा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया और वे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। सेकंड स्टेटमेंट है, सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कई क्रांतिकारी शामिल थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। पहले आपको यही देख लेना ये दोनों सही स्टेटमेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, ये दोनों ही सही है। सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया और वे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, और सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कई क्रांतिकारी शामिल थे। अब देखते हैं इसके कूट पे, ये कूट में इसका क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 का कूट देखते हैं। ओके, क्या बच्चे 64 ही तो है। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट आ नहीं रहा, देख रहे, एक मिनट, 74 कैसे आ गया। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड देखते हैं। एक मिनट देखते बच्चे, कहीं नीचे तो नहीं दिया है। सिक्सटी 64, एक मिनट बच्चे, एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। 64 तक तो है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 64 का अच्छा इसमें कोट नहीं दिए गए हैं। हम 64 पे क्लास ये एंड करते हैं। एक्चुअली शायद ये स्कैनिंग करने में दिक्कत हो गई है, ये क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, 64 पर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट कल हम 64 से इसको स्टार्ट करेंगे। 64 से पूरा 140 तक हम क्वेश्चन करा देंगे शायद इसमें। ठीक है, स्कैनिंग करने में, ठीक है, स्कैनिंग में नहीं हुआ है। ठीक है, देख लिया है ही नहीं। ठीक है, 64 शायद वो है नहीं है। नेक्स्ट हमने काफ़ी देख लिया, इसमें स्कैनिंग में हुआ है, नेक्स्ट आ ही नहीं रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं है उसमें। 64 से 65 से क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ये दिक्कत हो गई शायद, PPT इसको स्कैन करने में दिक्कत हुई है, नहीं है बच्चे। ठीक है, हम 64 से इसको कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके कुछ 6 क्वेश्चन और थे जो 70 क्वेश्चन तक करवाने थे। ठीक है, वो थोड़ा स्कैनिंग करने में हो गई है दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट हम 64 ये कल से स्टार्ट करते हैं और 64 से पूरा हम 140 तक करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग बताइएगा क्लास आप लोग कैसी लगी। ठीक, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐड कर कीजिए लोगों को। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो दोबारा से कमेंट कीजिए कि आपको नहीं आता, तो वो हम दोबारा से बता देंगे। क्योंकि इसका मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। टेस्ट का मतलब ये है कि आपको 360 डिग्री आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन की जिससे उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बने तो आप वो स्किप ना करके कर लेना है। ठीक है, बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।